दुनिया में जो युद्ध का माहौल है वो और गंभीर होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो ईरान के प्रमुख लीडर के मारे जाने के बाद अमेरिका और तमाम लोगों को यह लगता था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया बल्कि हमला बढ़ा दिया। और कुछ नई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि ईरान ने कई ऐसे देशों पर हमला किया है जो अमेरिकी संरक्षण या अमेरिकी प्रभाव में है और हमला बढ़ गया है। कई बस्तियों पर हमले हो रहे हैं। तो ईरान की तरफ से तेल रिफाइनरी जो अरब देशों में है उसके ऊपर हमला, जिस पर नियंत्रण के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञ मानते हैं, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पूरी लड़ाई दरअसल अरब देशों के खनिज संसाधन से जुड़ी हुई है। अमेरिका अपने वर्चस्व के गुमान में इस तरह के हमले और प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करता जा रहा है। वहीं भारत जैसे देश जिनका विदेश नीति बड़ी संयम और धैर्य की होती है, शांति की अपील करती है, लेकिन उसी विदेश नीति पर कुछ गहरे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रमुख के मारे जाने पर कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करने का ट्वीट किया। संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख से बात करने का ट्वीट किया। ईरान पर कोई ट्वीट नहीं आया। हालांकि भारत सरकार का अभी भी ये ऑफिशियल स्टैंड है कि दुनिया में शांति हो, और हम भी चाहते हैं कि दुनिया शांति के रास्ते पर चले, युद्ध के रास्ते पर न जाए। लेकिन उस ईरान से भारत की विदेश नीति कैसी होगी जो एक दशक दो दशक नहीं, एक शताब्दी पुराना नहीं, तकरीबन 1000 साल पीछे तक का एक मित्र देश रहा है। भारत की रणनीति यह क्यों बदल रही है और अमेरिका की इसमें भूमिका क्या है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। फिलहाल सबसे पहले सुनिए कि ईरान के प्रमुख ने किस तरह से यह बात कही कि ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा है, लेकिन पहले भी बातचीत के बीच में अमेरिका ने धोखा दिया। इस बार भी बातचीत चल रही थी, मुकाम पर पहुंचने वाली थी। न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर के मुताबिक 2 महीने से जो बातचीत जारी थी और अब उस बातचीत में यह संकेत मिल रहा था कि ईरान और अमेरिका में मध्यस्थता हो जाएगी। अचानक हमला हो गया और हमला इतना बढ़ा कि ईरान के प्रमुख को जान देनी पड़ी और ईरान पूरी तरह से आग बबूला हो उठा है। तो देखिए कि कैसे ईरान के एक प्रमुख व्यक्ति ने इस बातचीत के लिए एक ऑप्शन खोला है कि हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ने जो धोखा दिया, हम अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, हम अमेरिका पर हमलावर हैं, अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया। This is a war imposed on us by the United States and Israel. So if they are angry, they should be angry on Israel and the United States. They shouldn't pressurize us to stop this war. They should pressurize the other side, because we have not started this war. This is not a war of our choice. This is the war of their choice. So they have to be held responsible for anything happen in this region. And I hope that our brothers in the region would, face Americans and Israelis when they have complaints. और इसके बाद कई वीडियो फेसबुक से लेकर के यूट्यूब, ट्विटर पर तैर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो उसमें फर्जी भी हैं, इसलिए कोई वीडियो जब आप शेयर करें तो बहुत सजगता बरतें, क्योंकि युद्ध ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई टीआरपी देखे। हालांकि गनीमत है कि भारत जैसा मीडिया दुनिया का नहीं है, वरना अब तक फ्लैशबैक में खबरें चल गई होती। जैसे पिछली बार खबरें चली कि भारत की सेना इस्लामाबाद पर कब्जा, कोई कराची पर कब्जा करा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो फर्जी न्यूज दुनिया भर में चलती है, लेकिन भारत फर्जी मीडिया के स्केल में अगर देखेंगे तो अभी भी नंबर 1 होगा। इसने तो पाकिस्तान पर कब्जा करवा दिया था। इसलिए फर्जी वीडियोस की बजाय कुछ वीडियोस जो आधिकारिक आ रही हैं वो डरावनी है। हमले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जितने मिसाइल के हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस हमलों के बीच में ये हो रहा था कि ईरान में जब प्रमुख व्यक्ति के मार देने के बाद ईरान डर जाएगा, चुप हो जाएगा, यह कैलकुलेशन इजराइल या अमेरिका या इन देशों का गड़बड़ हो गया।
और उनके अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए ईरान के बहुत सारे मिसाइलों को तो हवा में ही उन्होंने रद्द कर दिया, मार दिया, वो खारिज हो गई। लेकिन बहुत सारी बस्तियों पर और बहुत जगहों पर तबाही के मंजर दिख रहे हैं। जहां जहां भारतीय लोग रहते हैं, कई जगह तो वो लोग वीडियो बना करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए बस्ती पर गिर गई मिसाइल, यहां देखिए इस रिफाइनरी पर गिर गई मिसाइल, यहाँ सेना के उस पर गिर गई मिसाइल। और इस तरह से मिसाइल का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह जो पूरी दुनिया इसमें, जैसे लेबनान, अभी लेबनान का एक नया चैप्टर जुड़ गया है। लेबनान ईरान के साथ खड़ा हो गया है। उधर से नाटो देशों का एक हिस्सा अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। लेकिन कुछ यूरोपीय देश अभी भी इस बात को लेकर संदेह कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जो कर रहा है वो बहुत गड़बड़ हो रहा है। अब अगर इस पूरे परिदृश्य को गौर से देखें तो यह समझ में आ रहा है कि ईरान में फिर से गुस्सा तेजी से सामने आ गया, लोग सड़कों पर उतर गए। और उस गुस्से के साथ साथ यह भी सामने आ गया कि ईरान फिर से गोलबंदी कर रहा है और ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है कि अमेरिकी वर्चस्व और अमेरिकी हस्तक्षेप को ईरान स्वीकार नहीं करेगा। और इसीलिए ईरान पर जितना तेजी से सड़क पर प्रतिरोध दिख रहा है, उतनी तेजी से ईरान नया फॉर्मेशन कर रहा है कि पावर सेंटर एक बने और वो पावर सेंटर फिर आगे के पूरे मामलों को हैंडल करे। तो जो लाखों लोग सड़क पर उतरे, वैसा ही दृश्य भारत में भी दिखने लगा। भारत में भी तमाम, यहां पर कहा जा रहा है कि शिया मुसलमान जो है वो ईरान के खामेनेई को अपना बड़ा पसंदीदा नेता मानते थे और उसके मारे जाने का अमेरिका घुसपैठ करके मार देता है, इसको लेकर के वे बहुत नाराज होते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में दुनिया भर में उतर रहे हैं, भारत में भी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि ये इस तरह की गतिविधियां जिन जिन राज्यों में बढ़ रही हैं वहां अतिरिक्त सजगता बरती जाए, हिंसा न हो और ध्यान रखा जाए कि ईरान के समर्थन के नाम पर कहीं भारत के भीतर का माहौल बदले ना। हम जैसे लोग भी यही कहते हैं कि किसी भी स्थिति में हम बार बार जब एक बात कहते हैं कि जैसे एक शेर है ना कि युद्ध क्या किसी मसले का हल देगा, युद्ध तो खुद में एक मसला है, यानी खुद एक समस्या है, वो किसी समस्या का समाधान क्या करेगा। कोई भी हिंसा की बात करे तो हम उसके साथ कतई खड़े नहीं होते और भारत जैसे देश हमेशा से हिंसा से एक दूरी बनाए रखते हैं। तो गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और यहां पर इस तरह की अतिरिक्त सजगता, अतिरिक्त निगरानी बरतने की बात की गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसको लेकर देश के भीतर की राजनीति भी गर्मा गई है और वो ट्वीट गौर से जरा देखिए। पहले 1 मार्च को रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट आता है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। मैंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और उन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत इस कठिन समय में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता के लिए खड़ा है। मैंने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। तो भारत का एक देश के रूप में, एक तटस्थ देश के रूप में यह स्टैंड आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है। किसी भी देश में जहां भारतीय रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को एक कर्टसी कॉल करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपने नागरिकों की चिंता करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपील शांति और सौहार्द की करनी चाहिए। इस लिहाज से यह ट्वीट अच्छा ट्वीट माना जाएगा। फिर एक ट्वीट और आया आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से स्थिति पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बात हुई, हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारत ने शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया। डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत इस तरह का ट्वीट कोई भी देश करता है। जैसे चीन का ऑफिशियल स्टैंड अगर आप देखेंगे तो चीन ऑफिशियली अमेरिका, इजराइल, ईरान तीनों से अपील करता है कि आप युद्ध रोकें।
तनाव कम हो। तो भारत के प्रधानमंत्री का यह ट्वीट भी उस दिशा में कहा जाए तो एक संतुलित भाषा में एक संयम की अपील के साथ किया गया ट्वीट है और भारत की विदेश नीति इस मामले में ठीक है। लेकिन सवाल जहां से खड़ा होता है वो ईरान को लेकर खड़ा हो रहा है और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देश के तमाम लोगों ने एक सवाल पूछ दिया कि एक कर्टसी ट्वीट, एक कर्टसी कॉल ईरान के प्रमुख के मारे जाने पर भी तो होनी चाहिए थी, कर्टसी में ही सही, लेकिन यह क्यों नहीं हुआ। यहां से एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है और इस सवाल की जड़ें बड़ी गहरी हैं और आरोप लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री ईरान के साथ नहीं खड़े हो पा रहे और यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लग रहा है इसका जवाब क्या होगा। अमूमन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो ऐसे बड़े गंभीर अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर अमूमन देश के प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। पिछले दिनों भी ऐसा देखने को मिला, फलस्तीन, गाजा, इजराइल, अमेरिका, ईरान, वो जो पूरा तनाव हुआ था उसमें भी चुप्पी थी एक तरह से और डिप्लोमेटिक रवैया अख्तियार किया गया था। इस बार तो बड़ा गंभीर मामला हो गया। उस ईरान पर चुप्पी जो भारत का स्वाभाविक मित्र रहा है। बात इतिहास की करें तो हजारों साल से भारत और ईरान के रिश्ते रहे हैं। वो संस्कृति का रिश्ता रहा है, वो मसालों से लेकर के ड्राई फ्रूट्स से लेकर तमाम खनिज संसाधनों के लेन देन का मसला रहा है। तो भाषा संस्कृति में भी गहरा जुड़ाव है और व्यापार में भी गहरा जुड़ाव है। 1979 की ईरान की क्रांति के पहले का ईरान बिल्कुल अलग था। ये आप लोग भी जानते होंगे। 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू ने एक गुट निरपेक्ष रणनीति के तहत एक काम शुरू किया तो ईरान एक साझा मित्र की तरह था और 1979 में जब ईरान में क्रांति होती है तो उस क्रांति के बाद ईरान एक नए फेज में प्रयोग करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे में एक तुलना लोगों में की जाती है कि खामेनेई की एक बड़ी मुश्किल यह थी कि जो ईरान एक समय में आज़ाद ख्याल हो चुका था उसे उन्होंने वापस एक धार्मिक स्टेट बना दिया। धार्मिक रूप से उन्होंने अपने यहाँ के प्रतिरोध की आवाज़ों को निर्ममता से कुचला और उन्हें खारिज किया। और धार्मिक स्टेट बनाने पर तो भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति तो मेल खाती, आरएसएस की विदेश नीति मेल खाती। जैसा वो भारत को एक धार्मिक स्टेट बनाना चाहते हैं वैसे ही उनका इस तर्क पर दुनिया के उन देशों से एक बेहतर तालमेल होना चाहिए जो धार्मिक स्टेट बनाते हैं। हालांकि हमने भारत को एक पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष स्टेट बनाया बाबा साहब के संविधान से और हमने ये देखा कि आस पड़ोस के जो राज्य धार्मिक स्टेट की दिशा में गए वे फेल हो गए, फेल स्टेट हो गए। वहां डेमोक्रेसी नहीं, वहां आजादी नहीं, वहां संप्रभुता बची नहीं रह जाती और आंतरिक कलह बहुत ज्यादा रहता है। तो ईरान इस दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन बावजूद इसके ईरान भारत का एक मित्र देश रहा है। इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक, राजीव गांधी बीच में अमेरिका की तरफ झुके और इसलिए ईरान से एक उचित दूरी बनाई। लेकिन उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह पुरानी तस्वीरें शेयर कर रही है कांग्रेस और वो कह रही है कि केवल पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ईरान एक स्वाभाविक मित्र की दिशा में और आगे बढ़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे ईरान और ईरान के प्रमुख उस समय के भारत आए थे। द्विपक्षीय समझौते हुए थे, व्यापारिक समझौते हुए थे। ईरान ने तेल निर्यात बढ़ाया था और लंबे वक्त तक ईरान भारी मात्रा में भारत को आयात करता था, रॉ मटेरियल और तमाम तरह के खनिज। और इस तरह से ईरान एक स्वाभाविक मित्र देश की तरह आगे बढ़ा। मनमोहन सिंह ने उसे आगे बढ़ाया और उसके बाद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015, 2016 और इवन कुछ लोग कहते हैं कि 2018-19 तक ईरान भारत का स्वाभाविक मित्र है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में जाकर के क्या बोला था, लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, सुनिए आप भी। इंडिया एंड ईरान आर नॉट न्यू फ्रेंड्स। आवर दोस्ती is as old as history. Through centuries,
our societies have stayed connected through art and architecture, ideas and traditions, and culture and commerce. इसलिए ईरान में जाकर के इस बात की तारीफ करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब ईरान के सबसे सर्वोच्च नेता जिनके साथ मिलने की जाने कितनी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं, उनके मारे जाने पर एक शब्द नहीं। यह सवाल कई तरफ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और विदेश नीति के जानकार बताते हैं कि 2019 के आसपास से लेकर के भारत की विदेश नीति ईरान के मामले में या और कई मामलों में अमेरिका के सामने झुकने की है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। और अमेरिका ने जब दबाव बनाया तो भारत ने तेल के मामले में निर्यात आयात कम कर दिया ईरान से, और इसके पीछे की कई वजहें एक साथ सामने उभर करके आती हैं। और जब इस तरह का तनाव हुआ और बीते दिनों साफ तौर पर दिखा कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वहां की संसद से सर्वोच्च सम्मान लेते हैं, वहां संसद में संबोधित करते हैं, फिर अब ट्वीट करके उन्हीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करते हैं, और फिर एक वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके पूछ रहे हैं कि ईरान से समझौता करने की अपनी काबिलियत, अपने हुनर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी अच्छाई से गिना रहे हैं, और गिनाते हुए चाबाहार एग्रीमेंट को क्रेडिट की तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं। उसी को चाबाहार पर इजराइल ने बम गिरा करके तबाह कर दिया। ये दोनों वीडियो एक साथ लोगों ने शेयर किए, देखिएगा। चाबाहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारे लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबाहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरे पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। अब इस तरह से कई सवालों में भारत की विदेश नीति उलझती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि भारत की विदेश नीति अमेरिका के दबाव में झुकती जा रही है। प्रधानमंत्री और भारत का पीएमओ फिलहाल इन मामलों पर चुप है। वो इजराइल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात के मामले पर 2 ट्वीट आता है। देश के गृह मंत्री का ट्वीट आता है कि भारत के भीतर इस तरह के प्रदर्शनों और हो हल्ला को रोका जाए, नियंत्रण रखा जाए, देखा जाए, जांच परख की जाए। लेकिन ईरान पर क्या होगा, इस पर चुप्पी है। ये चुप्पी भारत की विदेश नीति के जानने वालों के लिए खटक रही है। लेकिन दुनिया भर में इस बात की निंदा हो रही है कि अमेरिका जो कर रहा है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो इस तरह के और दबाव, उनके आंतरिक दबाव, उनकी आंतरिक राजनीति, और इसके चलते एक व्यक्ति की सनक से क्या दुनिया युद्ध के मुहाने पर बुरी तरह से फंसती जा रही है। मिसाइलों की वीडियोस बंद नहीं हो रही और सायरन चुप नहीं हुए। ऐसे में ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या रीऑर्डर होगा, और अगर इसका भारत पर असर हुआ, जैसे कि अभी एक रिपोर्ट ये देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि अगर वो स्ट्रेच ऑफ हार्मुज बंद हुआ या युद्ध आगे बढ़ा तो भारत में 10, 15, 20 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, सोना लाख रुपए तक बढ़ जाएगा, और बाकी चीजें अंदर अंदर, शेयर बाजार गिरेगा, अर्थव्यवस्था चौपट होगी, यानी भारत भी इसके चपेट में आएगा। इसलिए भारत के हर नागरिक को इस पर नजर रखनी चाहिए और भारत को अपनी विदेश नीति को और स्पष्ट करना चाहिए। शांति हो, युद्ध किसी का समाधान नहीं है। इसी बातचीत के साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।